जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज की प्री सिक्योर जुलाई 9, 2025 में हम लोग करंट अफेयर्स के इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। तो पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी। चिली में बेस्ड ये वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी जो है ये स्पेस से रिलेटेड कई ऐसे मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का काम करेगा। अपने रिसर्च से, साइंटिफिक रिसर्च से हमें कई ऐसे डाटा अवेलेबल करवाएगा जो कि ना सिर्फ चिली के लिए बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड के लिए, स्पेस हेल्थ की अगर हम बात करें या स्पेस के फील्ड में एक्सप्लोरेशन की बात करें तो सबके लिए बड़ा इक्वली यूजफुल रहने वाला है। देन वी टॉक अबाउट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब ये तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, किस टाइप की बॉडी है, क्या ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अभी ये न्यूज़ में क्यों मेंशन था, बिकॉज ऑफ कॉटन। तो कॉटन का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ क्या रोल है, क्या ऑब्जेक्शंस हो रहे थे कॉटन बेल्स को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स देने के लिए, दैट वुड बी आवर कंसर्न। ये हमारा कंसर्न होगा, मेंस में बड़े काम आएगा हमारे, ये प्रीलिम्स में तो काम आएगा ही, मेंस में भी काम आएगा। देन नॉर्थ ईस्ट एसडीजी इंडेक्स, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट एसडीजी इंडेक्स। Be it you are preparing for UPSC or any other state PCS examination specifically of नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनका एसडीजी इंडेक्स में जो नीति आयोग निकालता है, इशू करता है, क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह से परफॉर्म किया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन ट्यूबरक्लोसिस टीबी डिजीज, इंडिया में अभी इसका स्टेटस क्या है, इस साल का थीम क्या था, किस तरह से हम टीबी डिजीज को इरेडिकेट कर सकते हैं, all those things. Then world mapper based माउंट सिनमोडेक। माउंट सिनमोडेक जो कि कहाँ पर है, जापान में। अब अभी रिसेंट में यहाँ पर फिर से अर्थक्वेक नहीं, फिर से वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ मेंशन्ड इन द न्यूज। तो हम लोग वर्ल्ड मैप में इसका लोकेशन देखेंगे और फिर कल और आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। ठीक है, सो दैट वुड बी द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन। ये आज के सेशन का एजेंडा होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी पर आते हैं। वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी क्या है, वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी। सो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट इज़, यहाँ आप न्यूज़पेपर में पहले एक बार देख लीजिए, यहाँ बड़े अच्छे से इंडियन एक्सप्रेस ने क्या मेंशन किया है, दैट इट्स आई ऑन डार्क मिस्ट्रीज, र्यूबिन विल रिवील द कॉस्मोस लाइक नेवर बिफोर। हम देखेंगे किसको हम डार्क मैटर बोल रहे हैं, डार्क एनर्जी क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप जिन एस्ट्रोनॉमर की पिक्चर देख रहे हो, सी इज एक्चुअली इनके नाम पर ही क्या नाम रखा गया है, वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी नाम रखा गया है ना। इन्होंने काफ़ी रिसर्च करा है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, एंड सो आफ्टर हर वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी नाम डिसाइड किया गया है। चलिए, तो हम लोग पहले वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स देखें, फिर और बाकी डिटेल्स भी देखेंगे। इंडिया में भी जो अलग अलग स्पेस ऑब्जर्वेटरी है उनके भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। पहला क्या है, इट इज़ लोकेटेड इन चिली एंड हाउस द सिमोई टेलीस्कोप इक्विप्ड विथ वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा। एकदम करेक्ट है कि ये चिली में लोकेटेड है और यहाँ पे सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप और वर्ल्ड के लार्जेस्ट डिजिटल कैमराज यूज किए गए हैं। लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा यूज किया गया है, कई और कंप्यूटिंग फैसिलिटीज यूज की गई हैं, जिससे कि कंटिन्यूसली इमेज को क्लिक किया जा सके, कंपेयर किया जा सके विथ हाई रिजोल्यूशन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। एक्चुअली में ये जो पर्पस है ना, अभी ये एक्चुअली 10 साल के लिए किया जाएगा, एक डिकेड के लिए, 10 ईयर्स के लिए। तो 10 ईयर्स के लिए रेगुलरली इमेजेस क्लिक करना, उनको कंपेयर करना, रिकॉर्ड रखना, ये इस ऑब्जर्वेटरी में काम करना है। सेकंड क्या है, द ऑब्जर्वेटरी इज प्राइमली फोकस्ड ऑन डिफेंस रिलेटेड सैटेलाइट ट्रैकिंग। नहीं, इसका कोई भी पर्पस डिफेंस रिलेटेड सैटेलाइट ट्रैकिंग नहीं है, रियल टाइम स्पेस सर्वेलियंस है। तो ये वाला पार्ट गलत था, इसलिए ओवरऑल स्टेटमेंट गलत हो गया। वन ऑफ इट्स की साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी एंड द डायनेमिक चेंजेस इन द कॉस्मोस। करेक्ट है जी, कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को स्टडी करना, रेगुलरली स्पेस को स्टडी करना, बिकॉज ऑफ विच दिस ऑब्जर्वेटरी इज बीइंग फंक्शनल। सो इसका कॉन्टेक्स्ट होगा, मेन कॉन्टेक्स्ट, जिसकी वजह से रिसर्चर्स, एस्ट्रोनॉमर, वर्ल्ड के पूरे एस्ट्रोनॉमर अभी काफ़ी कंसर्न है, इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं कि भैया हमारे गैलेक्सी का फॉर्म कैसे हुआ, क्या इसमें नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या कोई 9th प्लैनेट पॉसिबल है, व्हाट आर डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, हम देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी को। इसको रिलेटेड, इस पर रिलेटेड कई साइंस फिक्शन मूवीज बनी हैं। अब इससे रिलेटेड एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च भी चल रहा है। तो साइंस फिक्शन, एक्चुअली में देखो फिक्शन क्या होता है, फिक्शन ह्यूमन के दिमाग की वो उपज है जिसके लिए उसको कहीं ना कहीं से एक आइडिया मिलता है। सो डार्क मैटर अब रिसर्च हो रहा है इसके ऊपर, काफ़ी रिसर्च पहले भी हुआ है, अब और रिसर्च करने की ज़रूरत है।
इसलिए रूबिन ऑब्जर्वेटरी जो है, इसका पर्पस क्या होगा कि एक पूरे डिकेड के लिए 10 साल के लिए ये ऑब्जर्वेटरी काम करेगी और हर रोज रियल टाइम पर स्पेस से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट किया जाएगा एंड उसको मॉनिटर किया जाएगा। लोकेशन इसका चिली में है, जहां पर स्टेबल एयर वाले सिचुएशंस हैं। बिकॉज ऑफ स्टेबल एयर सिचुएशंस द इमेजरी, जो इमेज लेने का प्रोसेस है वो ना ईजी हो जाता है, डिस्टर्बेंस नहीं आता है एंड दैट्स वाई ऑब्जर्वेशन बढ़िया होता है। 10 साल के इस प्रोग्राम में हर 3 नाइट्स में, मतलब रफली 2-3 दिन के इंटरवल पे स्पेस का पिक्चर लिया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा और फिर ऑब्जर्वेशन का काम रेगुलरली चलता रहेगा। पूरे स्पेस की डीप इमेजिंग की जाएगी। जैसे हमारे पेट में अगर कोई डिजीज होती है या पेट की कंडीशन के लिए हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कुछ उसी तरह से ये स्पेस का अल्ट्रासाउंड है। पर्पस क्या होगा इसका? तो पर्पस होगा, एक तो देखिए मिल्की वे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व करना, सोलर सिस्टम कॉन्सेंसस कि भाई सोलर सिस्टम में क्या चल रहा है, कौन से एस्ट्रॉयड हैं जिससे हमें हार्म हो सकता है, या कौन से नए कॉमेट्स का स्टेटस है, 9th प्लैनेट क्या है, क्या कोई और प्लैनेट बन सकता है, स्काई में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनका मेन पर्पस रहेगा। टेलीस्कोप के फीचर की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा यूज करके एक वाइड फील्ड व्यू, जिसमें लगभग 40 मून एक साथ भी अगर अटैच हो जाए ना, एक साथ भी रो में आ जाए तो भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है। 3 मिरर सिस्टम यूज किया गया है। ये सब कुछ बेसिक टेक्निकल फीचर्स हैं, इतना अगर नहीं भी याद रहे तो चलेगा। मेन आपको याद क्या रखना है कि वर्ल्ड की एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में से एक ये टेलीस्कोप के फीचर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब हम डार्क मैटर पर आते हैं। तो डार्क मैटर देखिए क्या है, एस्ट्रोनॉमर डार्क मैटर को कैसे रेफर करते हैं कि एक टाइप का मैटर है जो कि ना तो एमिट करता है लाइट को, ना ही एब्जॉर्ब करता है लाइट को, बट काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है। इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है जो कि गैलेक्सीज को एंड गैलेक्सीज के क्लस्टर्स को एक साथ होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। इवन समटाइम्स इट कैन पुल इट इनवर्ड्स। ज़्यादा अगर ग्रेविटेशनल पुल हो गया तो ये कई स्टार्स को, कई कॉमेट्स को, एस्ट्रॉइड्स को पुल भी कर सकता है, जिसके वजह से डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। डार्क एनर्जी, अब इसी डार्क मैटर से डार्क एनर्जी की बात हो रही है। डार्क मैटर के बारे में तो काफ़ी कुछ कई ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड इमेजेस भी अवेलेबल हैं। डार्क एनर्जी के बारे में क्या कहा जाता है कि एक मिस्टीरियस रिपल्सिव फोर्स है एंड बिकॉज ऑफ दिस मिस्टीरियस रिपल्सिव फोर्स यूनिवर्स का एक्सपेंशन, इवन समटाइम्स कॉन्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड करना भी और कॉन्ट्रैक्ट करना भी, धीरे धीरे खत्म हो जाना भी। एंड दैट्स वाई एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, स्पेस रिसर्चर्स के लिए डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी से रिलेटेड रिसर्च इंपॉर्टेंट हो रखा है। इंडिया के स्पेस ऑब्जर्वेटरी की अब हम बात करें तो इंडिया में स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है, इंडिया में ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी और जगह पर भी हैं, 2 मैंने एग्जाम्पल तुम्हारे लिया है। एक तो एस्ट्रोसैट। अब ये क्या हो गया, इंडिया का स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जिसको 2015 में इसरो लॉन्च करता है लो अर्थ ऑर्बिट में। ऑब्वियसली लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा ताकि अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके, जहाँ पर डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके यूवी, विजिबल, एक्सरे बैंड्स को साइमल्टेनियसली यूज करके, ऑब्जर्व करके, जो हमारा पर्पस है स्पेस ऑब्जर्वेशन करने का काम करना, ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करना, न्यूट्रॉन स्टार्स, गैलेक्सी के इवोल्यूशन को ऑब्जर्व करना, ये सारा काम किया जाएगा। अब लैंड बेस्ड भी है, ये तो स्पेस बेस्ड था। जो एस्ट्रोसैट है वो स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो कुछ तमिलनाडु में है, उदयपुर में है। हम यहाँ पे एक हेनले लद्दाख की बात करते हैं क्योंकि ये वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IAO एट हेनले लद्दाख, वन ऑफ द हाईएस्ट है ना, एग्जैक्टली हाईएस्ट नहीं, वन ऑफ द हाईएस्ट। और यहाँ पे जो टेलीस्कोप हम यूज करते हैं उसका नाम है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। इसका पर्पस है अब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करना, क्योंकि लद्दाख में क्लियर स्काई है, ह्यूमिडिटी लो है, तो आप स्काई का, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का क्लियर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। और भी कई एग्जांपल्स हैं इंडियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी के। कुछ नाम भी मैं तुम्हें यहाँ दे रहा हूँ, द ग्रेट आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर। आपका टास्क एक ये है, पहला होमवर्क आपका ये है कि आप इनके बारे में पढ़ेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में या बाकी फील्ड में, आर्यभट्ट का एंड वराहमिहिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से रिलेटेड। अब ये न्यूज में कैसे था, आप यहाँ द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हो, दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ QCO क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर कॉटन बिल्स पोस्टपोन टू अगस्त 2026। कॉटन बिल से रिलेटेड जो क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इंट्रोड्यूस करने वाला था BIS, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2026 के लिए। तो हम देखेंगे पहले कि BIS है क्या और ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स कॉटन बिल से रिलेटेड क्यों जरूरी थे, इसको लेकर क्या इशू चल रहा है। पहला स्टेटमेंट, BIS वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द BIS एक्ट 1986 एंड फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक्चुअली नॉट, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर नहीं, बल्कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड
कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर वर्क करता है ना। पहला स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यहाँ देखिए, एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर ये काम करेगा। स्टैच्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, बट ये स्टैच्यूटरी बॉडी कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? BIS एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग। और मिनिस्ट्री का नाम भी कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा क्या? इट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन बोथ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO एंड इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। यस, ये इंडिया को इन दोनों जगह पे रिप्रेजेंट करता है। हम इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ BIS इज टू हार्मोनाइज एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एकदम सही है। इंडिया में डिफरेंट गुड्स, इवन जैसे अभी हम कॉटन बेल्स की बात कर रहे हैं या बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एक स्टैंडर्डाइज करना ओवरऑल इंडिया में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको लेकर आना, ये इनका मेन पर्पस है। सो 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? B, 2 and 3 करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम BIS के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, फिर हम कॉटन बेल से रिलेटेड इश्यूज पर आएंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव हम देख चुके हैं और इंडिया को ये दोनों इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सी द इंटरनेशनल फोरम। पहला क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO, जो कि बड़ा कॉमन है। ये एक टाइप का इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है गाइज। मतलब यहाँ पे ना डिफरेंट गवर्नमेंट अराउंड 167 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया, ये अपने तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इंडिया BIS के थ्रू पार्टिसिपेट करेगा, सो दैट क्या होगा कि जो नॉलेज है या जो डेवलपमेंट है स्टैंडर्ड्स को लेकर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सर्विसेज से लेकर, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके और इंटरनेशनल लेवल पर एक वेल मेंटेन्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सके। दूसरी एक बॉडी का इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। अब ये अगेन इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन नॉट फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल नेचर का। अगेन ये भी इंडिपेंडेंट ही है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसमें भी अराउंड 170 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ये अपने इलेक्ट्रोटेक्निकल प्रोडक्ट से रिलेटेड, इलेक्ट्रोटेक्निकल गुड्स से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल गुड्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से रिलेटेड एक मिनिमल बट बेस्ट स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का काम करते हैं। सो इन दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से डिफरेंट प्रोडक्ट्स, चाहे वो आपका मोबाइल हो गया, चाहे वो आपका प्रेशर कुकर हो गया, चाहे वो आपके कॉटन बेल्स हो गए, कॉटन थ्रेड हो गए, इन सब से रिलेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने का काम करने का पर्पस होता है। अब हम आते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, जो कि कॉटन बेल से रिलेटेड है। अब क्यों इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर? पहले बात तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है किस चीज़ के लिए? तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इन फाइबर्स पे अप्लाई होगा, कॉटन, पॉलिस्टर एंड विस्कोस। बिकॉज ये कॉटन, पॉलिस्टर एंड विस्कोस, दे एक्चुअली आर द मेन रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल, जिससे हमारा इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलता है। अब मेन एम क्या था इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का? तो इसका मेन एम ये था कि जो हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब हमारे जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैं, वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हमारी जो भी टेक्सटाइल कंपनी है, जैसे हम पुत्तर इंग्लैंड की बात करें, तो हमारा जो पुत्तर इंग्लैंड है वो 2 जगह से कॉटन लेकर आ रहा है। एक तो डोमेस्टिक सप्लायर से और दूसरा इंटरनेशनल सप्लायर से इंपोर्ट करने का काम। तो हमारे जो डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं और इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं, कई बार क्या होता है कि इंटरनेशनल सप्लायर्स ना चीपर रेट पे आइटम भेज तो देते हैं, जिससे 2 चीज़ हो रही है। एक तो हमारे डोमेस्टिक सप्लायर को लॉस हो रहा है, इसका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, और चीपर रेट पे जब वो टेक्सटाइल मार्केट में आता है या वो कॉटन मार्केट में आता है, उससे जो कपड़े बनेंगे, पब्लिक को लॉस हो रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है। इसलिए मेन एम था टू कंट्रोल द इंपोर्ट ऑफ सब क्वालिटी एंड चीपर आइटम्स, एज वेल एज ऑल्सो टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक कॉटन अवेलेबल। अब इसको लेकर इंडस्ट्री ने ऑब्जेक्शन क्या रेज किया कि देखिए भाई साहब, हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल जो फाइबर मैन्युफैक्चरर हैं ओवरसीज जो फाइबर मैन्युफैक्चरर हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर फाइबर सेल करने का, टेक्सटाइल सेल करने का काम करते हैं, थ्रेड सेल करने का काम करते हैं, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बाकी कंट्रीज के लिए भी सेल कर रहे हैं। सो उनके लिए दिक्कत हो जाएगा कि वो इंडिया से सर्टिफिकेट लें और उसके बाद फिर हमें सेल करें। एंड सो हमारा इंपोर्ट जो है, जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन का या विस्कोस का, ये अफेक्ट हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ विच हमारा सप्लाई चेन मैनेज, जो हमारा सप्लाई चेन का जो रूट है, सप्लाई चेन का जो एक सिस्टम चल रहा है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसके वजह से हम एक्चुअली में टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी हमारा इम्पैक्ट होगा, तो हमें ओवरऑल लॉस भी हो सकता है। ये इंडस्ट्री का ऑब्जेक्शन था।
दूसरी तरफ जो हमारे डोमेस्टिक कॉटन मैन्युफैक्चरर हैं इंडस्ट्री ऑब्जेक्शन के अलावा, उन्होंने भी बोला कि हमारे कॉटन कल्टीवेशन में, जैसे मैंने एक बार तुम्हारे साथ आसाम प्रहरी में क्या डिस्कस किया कि जो हमारे टी ग्रोवर्स हैं, स्मॉल टी ग्रोवर्स स्पेशली, इवन लार्ज टी ग्रोवर्स भी, वो काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं या पेस्टिसाइड पर डिपेंडेंट रहते हैं। बिकॉज ऑफ इस पेस्टिसाइड का प्रोपोर्शन टी में इंक्रीज रहता है। अब इसके वजह से कई रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ रहे हैं यूरोप में या बाकी जगहों पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लेकर। तो हमारे जो डोमेस्टिक कॉटन ग्रोवर्स हैं ना, डोमेस्टिक कॉटन ग्रोवर्स, उन्होंने भी ये चीज़ बोला कि हमारे यहाँ अभी भी कॉटन ग्रो करने के लिए पेस्टिसाइड्स या बाकी ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इंप्लीमेंट करने से हमें भी नुकसान होगा। तो सरकार ने इनको सुना और ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को 2026 के लिए अभी पोस्टपोन कर दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा अगले साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जितने स्टेट्स हैं उनके डिस्ट्रिक्ट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ये न्यूज़ में मेंशन था, नीति आयोग ने इसको अभी रिलीज किया है। और बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे क्वेश्चन पे जाने से पहले तुम इसी स्लाइड को देखो, यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर के बड़े इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाएंगे। आप इसको मेंस में यूज कर सकते हो अपने, और प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट अभी से लेकर अगले साल तक इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, दैट 85% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शो इंक्रीज इन कंपोजिट स्कोर। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि 85% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया अमंग डिफरेंट स्टेट्स, 8 स्टेट्स, दे आर शोइंग इंप्रूवमेंट। दैट्स वेरी गुड। मिजोरम की बात करें तो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिजोरम along with सिक्किम एंड त्रिपुरा हैव अचीव्ड फ्रंट रनर स्टेटस। ये इन 3 स्टेट्स के लिए, सिक्किम, त्रिपुरा एंड मिजोरम के लिए, ये सबसे कमेंडेबल बात है कि इनके सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने बढ़िया अचीवमेंट दिखाया है। पूरे ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की हम बात करेंगे तो मिजोरम का जो हंथीआल रीजन है, दैट हंथीआल रीजन इट हैज़ इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। मिजोरम का हंथीआल बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में आया है। नागालैंड ने भी टॉप 10 परफॉर्मेंस में अपने 3 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया है। मतलब हर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दे आर शोइंग इंप्रूवमेंट। सिक्किम कंसिस्टेंटली, सिक्किम इन सब में हमेशा से आगे रहा है, कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहा है। और असम की बात करें तो ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम इंप्रूव्ड ऑन इंडिकेटर्स ऑफ जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन एंड डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब असम के लिए भी ये बड़ी कमेंडेबल बात है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स इन मेजर्स में इंप्रूवमेंट को शो कर रहे हैं। तो जिन लोगों को इस बार APSC मेंस देना है ना, तुम तो एकदम अच्छे से ये वाला पॉइंट याद कर लो लिखने के लिए। एंड दोज हु वुड राइट मेंस और प्रीलिम्स इन नेक्स्ट ईयर्स और दिस ईयर, उनके लिए सारा डाटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, UPSC एंड बाकी स्टेट PCs के लिए भी। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स के बारे में। इट इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय द नीति आयोग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन MDO-NER। एकदम सही है जी, विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ UNDP। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है दैट नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। द इंडेक्स क्लासिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंटू 5 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन अचीविंग द SDG। एक्चुअली 5 कैटेगरी में नहीं, 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। हम लोग देखेंगे अभी 4 कैटेगरी क्या है। यहाँ देखो, इन 4 कैटेगरी में इनको क्लासीफाई किया जाता है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एंड एस्पिरेंट। ये 4 कैटेगरी में। तो एस्पिरेंट लोग देख लो कि ये 4 कैटेगरी हैं, इसमें तुम्हारे नाम को भी डेडिकेटेड कैटेगरी है। 4 कैटेगरी, 4। सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा हैव अटेम्प्ट द फ्रंट रनर स्टेटस इन द लेटेस्ट एडिशन। हाँ जी, दैट्स रियली कमेंडेबल, अभी हमने इसको डिस्कस किया। सो 1 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट, और ये स्लाइड आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। अब हम जरा इस रिपोर्ट के डिटेल में जाते हैं। तो रिपोर्ट की डिटेल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट है नीति आयोग ने और MOD-NER ने मिलकर रिलीज किया है। पर्पस इसका क्या है, पर्पस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्मेंस को मैनेज करना, दैट हाउ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर डेवलपिंग, हाउ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर डूइंग इन मेंटेनिंग द SDG गोल्स को फुलफिल करने के लिए ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटर करेंगे। तो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटर किया जाता है ना, देखो क्या होता है, एक तो ये हो गया स्टेट लेवल हो गया। अब स्टेट में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब हम मॉनिटर करेंगे तो ओवरऑल स्टेट का ग्रोथ किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए चल रहा है, ये मॉनिटर हो पाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो प्यारा भारत है, हमारा जो प्यारा इंडिया है, हमारा जो प्यारा हिंदुस्तान है, उसका ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए है, वो मॉनिटर हो पाता है। सो दैट्स वाई डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको यहाँ 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एंड एस्पिरेंट। और ये चीज़ अच्छा देखा गया कि जो स्पेशली हम 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें एंड सिक्किम की बात करें, तो ये फ्रंट रनर स्टेट्स में हैं अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर। सो दैट्स रियली गुड।
की हाइलाइट्स की बात करें कि और क्या क्या की हाइलाइट्स हमको इस 23-24 वाले एडिशन में देखने को मिला, तो इम्फेसाइज जो प्रिंसिपल है लिविंग नो वन बिहाइंड, मतलब ये प्रिंसिपल देखो क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल है या ओवरऑल गवर्नेंस का प्रिंसिपल है कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, राइट, अभी हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ पहले क्या था, पहले कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में एक चीज़ की कमी रह जाती थी कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बात करें, चाहे वो नागालैंड की बात कर रहे हो या इवन बिहार की बात कर रहे हो, या सदर्न स्टेट्स ने तो पहले से डेवलपमेंट ज़्यादा शो किया था, या इवन इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स की भी हम बात करेंगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में जा रहे हैं, लद्दाख रीजन में जा रहे हैं, तो वो रीजन कहीं ना थोड़े इग्नोर रह गए, थोड़ी कमी वहाँ पर हो गई डेवलपमेंट को लेकर, जिसके वजह से कई प्रॉब्लम्स भी अराइज हुए। पर अब गवर्नमेंट का ये विजन है लिविंग नो वन बिहाइंड, कि किसी भी स्टेट को पीछे नहीं रहने देना है, एंड दैट्स वाई दिस इंडेक्स इज अ गुड माइलस्टोन इन दिस डायरेक्शन। स्कोर रेंज की हम बात करेंगे कि क्या क्या की फाइंडिंग्स मिला, तो अरुणाचल प्रदेश का जो लॉन्गडिंग है ये सबसे लोएस्ट स्कोर में रहा, एंड मिजोरम का जो हंथियाल है ये हाईएस्ट स्कोर में रहा। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब अरुणाचल प्रदेश की सरकार को इस पर वर्क करना है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कि लॉन्गडिंग के जो भी ओवरऑल वहाँ पे मेजर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो, पॉवर्टी रिडक्शन हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, इन सब में काम करना है, तो लॉन्गडिंग का भी स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करें तो हमने मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा को देखा ही है, ठीक है, सारे के सारे फ्रंट रनर स्टेटस में है। असम के परफॉर्मेंस की बात करें तो असम में ये परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्टार मार्क कर लो कि ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम हैव इम्प्रूव्ड ऑन दीज इंडिकेटर्स, इन इंडिकेटर्स में इंप्रूव किया है। हाईएस्ट परफॉर्मेंस की हम बात करें असम में तो असम में डिब्रूगढ़ है, राइट, इट्स रियली कमेंडेबल। ये डिब्रूगढ़ में रहने वाले लोगों के लिए, पूरे आसाम में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी बात है, खुशी की बात है कि डिब्रूगढ़ ने बढ़िया परफॉर्म किया है। हालांकि साउथ सलमारा मनकाचार डिस्ट्रिक्ट जो है वो लोएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में से आता है, तो मनकाचार या साउथ सलमारा मनकाचार डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, ठीक है। चलिए अब हम ट्यूबरकुलोसिस नाम के डिजीज पर आते हैं। इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस का स्टेटस क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल क्या बोल रहा है, दैट द एंड ऑफ टीबी दैट वॉजंट, कि हमने जो प्लान किया था कि हम टीबी को पूरी तरह से एंड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, वो खत्म नहीं हो पा रहा है। एंड वाई दिस इज हैपनिंग, इससे रिलेटेड क्या कंसर्न है इंडिया में, वो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से एड्रेस करेंगे। पहला बात तो टीबी इज काउज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, करेक्ट है जी। टीबी इस बैक्टीरिया के वजह से, ये याद रखिएगा। अब टीबी के बारे में सबसे पहली बात क्या, जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज है या वायरस बॉर्न डिजीज है, तो ये बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज है, बैक्टीरिया के वजह से होता है। कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा स्टेटमेंट क्या, बीसीजी वैक्सीन हम सबको बचपन में दिया गया था, इज यूज प्राइमली फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टीबी इन एडल्ट्स। नहीं, मैंने क्या बोला, बचपन में दिया गया था, बचपन में जब आप छोटे थे, हम सब छोटे थे, तो हमें ये बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। सो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये एडल्ट्स को नहीं बच्चों को दिया जाता है। द 2025 वर्ल्ड टीबी डे थीम इज यस्ट वी कैन एंड द टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। थीम तो बिल्कुल यही डिसाइड किया गया है, करेक्ट है स्टेटमेंट, कि हाँ हम लोग टीबी को एंड कर सकते हैं, लेकिन कैसे एंड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे, लेकिन एंड कैसे करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें हर लेवल पे एफर्ट चाहिए, हमें गवर्नेंस के लेवल पे एफर्ट चाहिए, हमें टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं उनको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। कल ही हमने 3x35 इनिशिएटिव का एग्जाम्पल लिया था। हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तब जाके ओवरऑल टीबी का एंड पॉसिबल हो पाएगा, तब जाके पॉसिबल हो पाएगा। बाकी हम टीबी की बात करें तो जरा एक बार इस मैप को देखो, और इस मैप में आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेट जो हैं वहाँ पे टीबी के जो मरीज हैं या टीबी के जो केसेस है काफ़ी ज़्यादा है। जैसे गुजरात में 91%, महाराष्ट्र में 85%, कर्नाटक में 76%, आंध्रा में 86%, तमिलनाडु में 85%, उड़ीसा में 93% हो रखा है, आसाम में 81% लोग टीबी से ग्रसित हैं, बिहार में 73% है, यूपी में 87% है। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं इन्होंने बाकी चीज़ों में भले अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया हो, लेकिन टीबी के रोकथाम में अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं दे पा रहे। इसका मतलब लोग यहाँ पे, इवन कई लोग जो है ना, जैसे इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आप टोबैको प्रोडक्ट्स को यूज करें तभी टीबी होने का खतरा है, कई ओरिजिन से भी हो सकता है ये बैक्टीरियल डिजीज। लेकिन इन स्टेट्स के जो भी सरकार है, स्टेट्स के गवर्नेंस में या बाकी इवन लोग हैं या एनजीओ हैं, इनको ये काम करने की ज़रूरत है कि इन स्टेट्स में या यूटीज में, ओवरऑल हम लार्ज स्टेट्स की बात कर रहे हैं, कि टीबी के रोकथाम और टीबी को ख़त्म करने के लिए सिंसियर एफर्ट की नीड है अभी, ठीक है। ये याद रखिएगा ये वाला मैप। अब हम जरा टीबी को डिटेल में देखते हैं। तो टीबी एक बैक्टीरिया बोर्न डिजीज है, एंड अगर हम इंडिया की बात करें केसेस में, तो अराउंड 20% ऑफ द ग्लोबल टीबी बर्डन जो है वो इंडिया को झेलना पड़ रहा है। मतलब 25% मरीज जो टीबी के हैं वो कहाँ आपको मिल रहे हैं, इंडिया में मिल रहे हैं। इंडिया में टीबी
कि इलाज की बात करें तो बेसिकली 2 चैनल हैं जहां से इलाज करवा सकते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल, जहां पे इलाज तो वैसे आपको ओवरऑल फ्री मिल जाता है, लेकिन फिर भी पेशेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है। मतलब ये यूजुअली एक कंसर्न है इंडिया के पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कि इलाज फ्री में अवेलेबल ऑन पेपर तो दिखाया जाता है, पर जब हम इलाज करवाने जाते हैं तो वहाँ पर फिर ऐसा मन करता है कि यार या तो भगवान हमारा इलाज कर दे या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज पॉसिबल हो पाए। एंड दिस इज़ रियली ए कंसर्न। इसको सही करने की जरूरत है। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है ना। दूसरा है प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे इलाज आपको मिल तो जाता है, फैसिलिटीज काफ़ी हैं, लेकिन इतना हाई कॉस्ट है कि अगेन इंसान भगवान को याद करने लग जाता है, अल्लाह वाहिगुरु जीसस को याद करने लग जाता है। तो ये जो दोनों चैनल हैं पब्लिक एंड प्राइवेट, इनके कोऑर्डिनेशन को सही करने की जरूरत है। तब जाकर ना पब्लिक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया जाएगा, तब जाके हम लोग टीबी को एंड करने के गोल को फुलफिल कर पाएंगे। बाकी हम वर्ल्ड टीबी डे की बात करें तो वर्ल्ड टीबी डे हर साल 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल का थीम हम देख चुके हैं, यस वी कैन एंड द टीबी। बीसीजी वैक्सीन जो है ये यूजुअली इन्फेंट्स को, बच्चों को दिया जाता है। हम सबको बचपन में मिला, यंग एडल्ट्स को दिया जाता है, जिसका मेन पर्पस होता है टीबी को बच्चों में, इनकी स्पेशली बच्चे भी कई बार होते हैं वो टीबी की वजह से अफेक्टेड हो जाते हैं, तो सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी को रोका जा सके बच्चों में। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उसमें टीबी मेनिंगाइटिस या किसी भी फॉर्म का जो टीबी है वो बच्चों में डेवलप ना हो सके, क्योंकि फिर वो उसे झेल नहीं पाएंगे, फैटाल हो जाता है। दैट्स वाई टीबी को रोकने के लिए बच्चों में बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मैप से रिलेटेड, माउंट सिनमोइडेक। देखो ये बार बार रेगुलर में वर्ल्ड मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस इसलिए इंक्लूड करता हूँ क्योंकि मैपिंग जो है ना, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो प्रीलिम्स दे चुके हैं या देंगे उनको मालूम है, सिंसियर स्टूडेंट्स को। तो हम माउंट सिनमोइडेक की बात करते हैं, जो कि जापान में लोकेटेड है। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन से आइलैंड पर है। मैप देख लेते हैं, हमें मालूम पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पहले आप न्यूज़ देखिए, जापान ऑन अलर्ट एट माउंट सिनमोइडेक वोल्केनो इरप्ट्स फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2018। मेगा डिजास्टर होने के चांसेस हैं वहाँ पर माउंट सिनमोइडेक में। तो अब हम बात करते हैं कि ये क्यूसू आइलैंड जो है, क्यूसू आइलैंड पे माउंट सिनमोइडेक सिचुएटेड है, जो कि एक एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है। एंड एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो होने की वजह से काफ़ी हाई चांसेस है कि अगर ये वोल्केनो इरप्ट काफ़ी तेज़ी से होता है तो जापान को एक मेगा डिजास्टर फेस करना पड़ सकता है। एंड दैट्स वाई नाउ दे आर बीइंग कंसर्न्ड। एक्चुअली में जापान की हम बात करें तो जापान सिंस रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस हमेशा रेगुलर होते रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेड रीजन जापान का, यहाँ एक्चुअली में अराउंड 50 एक्टिव वोल्केनो जोन है, 50। और जो हमारा माउंट सिनमोइडेक है ये क्यूसू आइलैंड दिख रहा है आपको। मैं एक बार फिर से स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। क्यूसू आइलैंड देखिए, ये क्यूसू आइलैंड और यहीं पर है हमारा माउंट सिनमोइडेक, मतलब इस पार्ट में है ना। तो टोक्यो से थोड़ा दूर है, टोक्यो से। ये सब याद रखिएगा वर्ल्ड मैप पे कि कहाँ पर पड़ता है। ओके, ये एक बार इंटरनेशनल फेम, अब सिंस जेम्स बॉन्ड की एक मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी, जेम्स बॉन्ड की मूवी वर्ल्ड फेमस है, यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड इट, देखा भी होगा आपने। तो जेम्स बॉन्ड की मूवी में पहली बार इसको फिल्मिंग लोकेशन के रूप में यूज किया गया था। मूवी का नाम था यू ओनली लिव ट्वाइस। अब जेम्स बॉन्ड की मूवी है इसलिए जेम्स बॉन्ड बोल रहे हैं यू ओनली लिव ट्वाइस। हमारे शाहरुख साहब होते तो शाहरुख साहब बोलते कि भैया तुमको ज़िंदगी एक बार मिलती है, कल हो ना हो, आराम से जी लो। खैर, तो माउंट सिनमोइडेक का लोकेशन क्यूसू आइलैंड जापान में इस पार्ट पर है, टोक्यो के सदर्न पार्ट पर पड़ता है, ये याद रखेंगे। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। कल वाला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सिंसियरली करो, ये ना आपके लिए एक नया टॉपिक हो जाता है। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन कल का क्या था, नमो ड्रोन दीदी। प्राइम मिनिस्टर का ये एक बड़ा अच्छा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है नमो ड्रोन दीदी, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब पूरा का पूरा इसका पैसा सरकार 100% बियर करने वाली है। कैसे करेगी देखते हैं। दैट एम्स टू एम्पावर वीमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय इक्विपिंग देम विथ ड्रोन टेक्नोलॉजी टू एड एग्रीकल्चरल सर्विसेज। बिल्कुल, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करना, विमेन को सिखाना सेल्फ हेल्प ग्रुप के हेल्प से, सो दैट वो एग्रीकल्चरल सर्विसेज में, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हेल्प मिल सके ओवरऑल। करेक्ट स्टेटमेंट है जी। It aims to provide drones to 15,000 selected self-help group during the period of 2024-25 and 2025-26। अध्ययन करेक्ट, लगभग 15,000 ड्रोन्स देने की बात की जा रही है। अंडर द स्कीम ईच वुमेन रिसीव्स अ ड्रोन वर्थ ₹10 लाख फॉर जस्ट 2 लाख विथ 50% ऑफ द ड्रोन कॉस्ट। अब जब 10 लाख रुपए का जो ड्रोन है वो आपको 2 लाख रुपए में दिया जाएगा, तो 50% सब्सिडी मिला कि 80% सब्सिडी मिला? 80% मिला ना। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, कॉमन सेंस से मालूम पड़ गया। सो आंसर क्या होगा? ए। चलिए, 8 लाख तक की सब्सिडी सरकार आपको दे रही है, और सेंटर सेक्टर स्कीम है, तो ये 8 लाख का पूरा पैसा कौन बियर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी।
अब ये एग्जाम्पल को ना तुम यूज कर सकते हो सोशल जस्टिस, ये एग्जाम्पल को आप यूज कर सकते हो गवर्नेंस वाले एग्जाम्पल में, एग्रीकल्चर वाले एग्जाम्पल में, इवन वीमेन का कंडीशन किस तरह से विलेज लेवल में इंप्रूव किया जा सकता है उसमें, इंडियन सोसाइटी में, वहाँ यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन था कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन में, वो था कैरीकॉम। कैरीकॉम मतलब कैरिबियन कम्युनिटी। एक कैरीकॉम मतलब एक इनफॉर्मल टर्म है जो कि कैरिबियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन, जो 15 कैरिबियन स्टेट्स हैं उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ 5 एसोसिएटेड मेंबर्स। अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कैरिबियन नेशंस के विजिट पर थे, तो ये कैरीकॉम वर्ड फिर से न्यूज़ में रहा, इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए। द सेकेंड इंडिया कैरीकॉम समिट वॉज हेल्ड ऑन नवंबर 20, 2024 इन जॉर्ज टाउन गुयाना। एकदम सर करेक्ट है कि सेकेंड इंडिया कैरीकॉम समिट जो होता है वो नवंबर 2024 में हुआ था गुयाना में, जॉर्ज टाउन गुयाना में। तो ये तो एक सिंपल फैक्ट हो गया। और बाकी कैरिबियन कम्युनिटी जिसमें इंडिया के भी लोग हैं और इंडिया भी रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, वो कैरीकॉम समिट और कैरीकॉम कम्युनिटी पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने कभी IR के आंसर्स लिखने में इसको यूज कर सकते हो और प्रीलिम्स में ये टर्म याद रखोगे। आज के लिए आपके 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन एक स्टेटमेंट का है। अभी लैंग्वेज को लेकर हमारे देश में जो बहस चल रही है, मैं हमेशा तुमसे यही अपील करता हूँ कि लैंग्वेज को लेकर इस बहस से अपने आप को दूर रखना है ना। ये एक जहर है जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ मीडिया हाउसेस ये इस जहर को फैला रहे हैं। कृपया अपने अंदर इस जहर को मत आने दो। आप किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले हों, चाहे आप असमीज बोलें, चाहे आप नैगामीज बोलें, चाहे आप इंडिया का कोई और लैंग्वेज बोलें, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, तमिल, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज आप बोल रहे हो, आप उड़िया लैंग्वेज बोल रहे हो, आप बांग्ला लैंग्वेज बोल रहे हो, कोई भी इंडिया के यूनिक एथनिक लैंग्वेज आप बोल रहे हो, डायलेक्ट बोल रहे हो, अच्छी बात है। आप इसको प्रिजर्व कीजिए, प्रमोट कीजिए, लिटरेचर पढ़िए, लिटरेचर लिखिए, कंट्रीब्यूट कीजिए, बट डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ दोज फूल्स, दोज पॉलिटिशियंस जो आपको लैंग्वेज के नाम पे लड़ाने की कोशिश करते हैं। पहले भी एक बार हम लड़ चुके हैं गाइज, रिलीजन के नाम पे देश का बंटवारा हो गया, कई दंगे हमने देखे। हमें दोबारा लैंग्वेज के नाम पर या रीजनल रीजन के नाम पर दंगे नहीं देखने, है ना। इससे नुकसान हमारा होता है, पब्लिक का होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। दैट्स एन अपील टू एवरीवन जो लोग सुन रहे हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट क्या है, व्हेन आई इंटेंटली पॉन्डर ओवर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन द मेन ऑब्स्टेकल सीम्स टू बी द फैक्ट दैट इट्स कैरियर इज इंग्लिश। एक्चुअली में एक बड़ी बात तो है कि जब भी हम एजुकेशन के स्प्रेड की बात करते हैं तो हमें क्या दिखता है, मतलब ये जो महानुभाव यहाँ पे जो हमारे जो ये स्टॉल वार्ड हैं, सारे के सारे स्टॉल वार्ड्स हैं, चाहे वो हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इनमें से किसने ये एक स्टेटमेंट दिया था। तो आपका पहला काम होगा इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, और दूसरा काम होगा इन चारों इंसान के बारे में पढ़ना। ये चारों जो महानुभाव हैं देश के, इन्होंने देश के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। और देखो कितनी स्पेशलिटी है कि इंडिया के अलग अलग पार्ट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, और अपना कंट्रीब्यूशन देकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया था इन्होंने। तो हमें इनके जैसा बनना है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर इट्स बॉर्डर विद द रेड सी। रेड सी अगेन न्यूज में था, तो ये वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए रेड सी से रिलेटेड, कि ये कौन सी कंट्री रेड सी के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है। तो ये आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करो, आंसर करो, है ना। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर मुझे दिखने चाहिए सिंसियरली। और फिर हम लोग कल नेक्स्ट प्री सिक्योर के सेशन के साथ मिलेंगे। ओके, सो टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।